तो आज मैं इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराना चाहता हूँ और ये हमें कुछ ऑर्गेनिक के बारे में भी बताएंगे इस जर्नी आधे घंटे का। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं सब आप लोग? काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और क्योंकि इससे पहले टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो आज हमारा जो प्लान है वो कोटा बाग की तरफ जाने का है, जो कि हल्द्वानी से करीब 45 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे जाने तक हमें करीब 1 घंटा लगेगा। तो आज जो हमारी जर्नी है वो हमारे भाई साहब हैं उनके साथ स्टार्ट है। इनके साथ मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो आज मैं इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराना चाहता हूँ और ये हमें कुछ ऑर्गेनिक के बारे में भी बताएंगे इस जर्नी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिखर जोशी है, मैं हल्द्वानी रहता हूँ। नीरज जी हमारे छोटे भाई हैं। आज इन्होंने हमें कहा कि चलिए टूर हम कोटा बाग का कर लेते हैं। कोटा बाग के बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी बताते हैं। कोटा बाग जो है नैनीताल ज़िले का एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंतर्गत हल्द्वानी से 45 किलोमीटर लमसम है। कोटा बाग जो है भाबर क्षेत्र है, यानी वहाँ की जो घाटी है वो गर्म जलवायु की है। और सबसे अच्छी बात है कि कोटा बाग जो है एक अपना एक घाटी में बसा हुआ है और इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। और ये हमारा जो कोटा बाग ब्लॉक है पूरा ऑर्गेनिक है। यहाँ पे जो भी खेती होती है वो जैविक तरीके से होती है और यहाँ की दालें हैं, यहाँ की सब्जियां हैं, यहाँ के टमाटर हैं। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है जैविक बासमती होती है, जिसकी डिमांड जो है पहाड़ में क्या हमारे उत्तराखंड के अलावा देश और विदेश में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, वह है जलवायु। ज़्यादा गर्म भी नहीं है यहाँ पे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है। हम आपको उसके बारे में धीरे धीरे करके आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद। ओके, तो इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे अपनी जर्नी में शेयर करते रहेंगे। तो अभी हम रास्ते पे हैं, जो कि अभी हम
हल्द्वानी से करीब 4-5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और अभी हमें 1 घंटा और लगेगा कोटा बाग पहुँचने में। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो कोटा बाग है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और रामनगर के पास में ही है। तो अगर आप कोटा बाग आते हैं दिल्ली से तो आपको रामनगर होते हुए आना होगा और रामनगर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ये नियर अबाउट 15 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा अगर आप दिल्ली से रामनगर के थ्रू आते हैं। और हल्द्वानी से ये 45 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं आज की। तो अभी हम पहुंच गए हैं कोटा बाग। अभी कोटा बाग के स्टार्टिंग में है और यहाँ पे हमें एक पंचक्की मिली है। पंचक्की जो कि पानी से चलती है, आप नाम से इसके समझ गए होंगे। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पता भी, उनको लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, जो कि गेहूँ पीसने के काम आती है और ये पानी से ही इसका जो चलती है वो पानी के फ्लो से ही चलती है। और अभी जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे आप यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं कैसा है। खोल दूंगा अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये शायद अभी बंद है। चलो ना यहाँ पर चलते हैं। ओए बाय बाय यहाँ चलते, यहाँ से नाला दिखता था। खड़े खड़े चाचा चलो ना ऊपर से चलते हैं। ये पानी होता फ्लो, ये यहाँ से ऊपर से पानी आया प्रेशर में, ये पानी यहाँ पे ये ढाल को ऊपर खोल दिया, ये सीधे जो है अंदर पंचक्की की जो रॉड होती है, अंदर रॉड होती है। अच्छा, यहीं से अंदर फोर्स से पड़ेगा, रॉड घूमेगी, ऊपर पत्थर घूमेगा, पत्थर घूमेगा तो पंचक्की के बारे में आपको बताते हैं कि पंचक्की क्या है, एक घराट जिसको हम पहाड़ पे बोलते हैं, घराट बोलते हैं। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले सारे पहाड़ में जो है घराट ही थे, बिजली की कोई चक्कियाँ नहीं थी। घराट के आटे से यानी पंचक्की का आटा खाने से जो आटे में जो गेहूँ माइक्रो न्यूट्रन है वो हमेशा बने रहते हैं, और ये जो है जो हम चक्की का आटा पीसते हैं उससे जो है काफ़ी बेहतर गुण इसमें पाए जाते हैं। ये आटा जलता नहीं है,
आटा जलने से क्या होता है कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और भी उसमें विटामिन वगैरह हैं गेहूँ में जो भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जलने से। लेकिन पंचक्की के आटे से वो जलता नहीं आटा और जो है स्वादिष्ट होता है और वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये नॉर्मली जो बिजली से जो चक्की चलती है और इस पानी के फ्लो से जो चलती है, तो उसमें मतलब ये तो ज़्यादा टाइम लेती होगी ना टाइम उसके कंपेयर में? बिल्कुल। बेसिकली जैसे 1 घंटे में नियर अबाउट 1 कुंटल के करीब ये चक्की पीसती है। अच्छा, मतलब अगर नेचुरली बात करें जाए तो ये बेस्ट है अगर जो बिजली से चलती है उसके कंपेयर में? बिल्कुल, ये बेस्ट से बेस्ट, इसका कोई तोड़ नहीं। और जैसे महानगरों में हमारे दिल्ली में, हाँ। बॉम्बे में हम लोग आटा भेजते हैं तो वहाँ पे ये आटा जो है 80 रुपये केजी पर केजी बिकता है। अच्छा, जो जैसे अभी जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ अभी इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है पानी का, तो ये जो पानी ऊपर से आ रहा है अभी, तो ये अभी यहाँ से कैसे जाता है, मतलब कैसे काम कैसे करती है ये जैसे यहाँ से फोर्स बनता है, हाँ, जो पंचक्की का एक पाइप होता है, लकड़ी का होता है, तो वो कहाँ से जा रहा होगा? वो पंचक्की जहाँ लगी है अंदर, यहाँ से? हाँ यहाँ से तो पानी जाएगा, हाँ। पाइप वहाँ होता है। अच्छा, वो अंडरग्राउंड ही पूरा होता है? अंडरग्राउंड होता है, उससे पानी का फोर्स पड़ता है। अच्छा, पानी का फोर्स पड़ा और जो है वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है। ओके। स्पीड मतलब उसकी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो फोर्स से ही चलता है। और इसमें कोई विकल्प, कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो यूज हो रहा है। और आटा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। और इससे जो है गैस, मतलब ये लगा लीजिए आप, जो हमको आज की तारीख में किसी भी आदमी को गैस की रिलेटिव प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ये आटा नियमित तौर पे खाए तो गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल 80% एकदम सॉल्व हो जाएगी। चक्की के बारे में हमने जाना कि ये कैसे चलती है और इसके इसका जो आटा होता है, इसके थ्रू जो आटा मतलब गेहूँ पिसते हैं और उससे जो आटा बनता है उसके कितने बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो इसके बाद हम आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं ये क्या आगे हम क्या देख रहे हैं इसके बाद। आगे देखते हैं कि हल्दी और अदरक की मल्टी लेयर फार्मिंग। अच्छा, कि ठीक है। हल्दी और अदरक की एक साथ कैसे खेती की। ये हमारी मल्टी लेयर फार्मिंग है। मल्टी लेयर का मतलब जैसे एक लेयर हल्दी की है, एक लेयर अदरक की है, एक लेयर जो है इसको हम पहाड़ी में गडेरी बोलते हैं, गडेरी की है। ऐसे करके यहाँ पे क्या है कि मल्टी लेयर फार्मिंग भी करते हैं। हाँ, आप देख रहे होंगे जैसे हल्दी है, उसके बाद स्टेप 2 अदरक है, फिर हल्दी है, फिर गडेरी है, फिर हल्दी है, फिर अदरक है। इस टाइप की फार्मिंग है, इसको बोलते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। अच्छा, जैसे इसमें जैसे आपने बताया मल्टी लेयर फार्मिंग इसमें करते हैं, तो ये तो एक ही जगह पे है ना, तो इसमें जैसे एक आपने प्लांट यहाँ पे लगाया है, तो वो प्लांट दूसरे प्लांट को इफेक्ट नहीं करता? नहीं, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो है सेम जाति का है, दोनों प्लांट सेम जाति के हैं। अच्छा, जड़ वाले हैं, दोनों रूट वाले हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और जो है उपजाऊ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैंने जैसे सुना है यार, देखा है कि अगर एक ही जगह पे आप 2 प्लांट लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को इफेक्ट करता ही है। नहीं, वो करता है, लेकिन ये बट यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि जो है ये एक ही, मैंने बताया ना, एक ही प्रजाति है दोनों, वो दोनों जो है रूट वाली। और इसका टाइम क्या होता है इसको मतलब इसको बोने का, और ये कब इसमें? अदरक का हमारा टाइम होता है मार्च अप्रैल में हम बोते हैं, और अभी जैसे फिर फरवरी मार्च में खोद देते हैं उसको। कुछ लोग जनवरी में भी खोदते हैं। अदरक का ये है कि अदरक जो है नियर अबाउट दिसंबर जनवरी में खुद जाती है। लमसम 1-2 महीने का ही अंतर होता है दोनों में। क्योंकि जो ये अदरक है मैच्योर तरीके से काफ़ी स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, यानी पूरी जैविक तरीके से होती है। इसमें कोई केमिकल और ये फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता। ओके। पंचक्की के बारे में जाना और मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जाना, जिसमें का गडेरी है, हल्दी है और अदरक है, तिल है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे ये शायद दाल के पेड़ भी आपको दिखेंगे, तो ये भी इसी में ही है, ये भी मल्टी लेयर जो फार्मिंग है उसमें ही आता है। तो ये कुछ चीज़ें अभी हमने जानी, और इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम जानेंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। काफ़ी कुछ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो में आज की। तो देखते हैं कुछ और भी आपको दिखाते हैं इसमें। और टमाटर के बारे में अब हम आपको टमाटरों के बारे में बताते हैं। जो हमारा कोटाबाग का जैविक टमाटर है, यह जो है हमारे उत्तराखंड, हमारे देश विदेश में काफ़ी फेमस है।
ये टमाटर जो है अभी आपका दिसंबर 15 के बाद शुरू हो जाता है। अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं टमाटर के बारे में, जैसे ये खेत है टमाटर का और ये टमाटर लगे हुए हैं। देखिए अभी जैसे ग्रीन है, अभी धीरे धीरे करके पकेंगे। और हमारा जैसे और हुआ एक टमाटर पका भी है, ये देखिए एक टमाटर हमारा पका हुआ है, ये देखिए बिल्कुल पका हुआ टमाटर है हमारा। और जो है इसके खेतों में जा रहे हैं जिसमें आप देखोगे कि जैविक खेती में जो है बैल से जो खेत को जोता जाता है उसमें भी काफ़ी मेन रोल होता है। तो इसमें देखते हैं आगे अभी क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है इसके बारे में। ये पका हुआ टमाटर है। इसके बाद ये मंडी में जाता होगा ना यहाँ से? आपको बताया कि कुछ टमाटर जो है अभी ग्रीन है, कुछ पकने के लिए तैयार है, कुछ जो है पक चुका है। अभी जैसे जो ये टमाटर खाने योग्य हो गया है तो हमारे जिस भाई लोग जो हमारे किसान हैं वो टमाटर को तोड़ने लग चुके हैं। थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा टमाटर में बता दीजिए आप कि मतलब किस तरीके से करते हैं, जैविक तरीके से तो आप करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं जैविक जो है कंपोस्टिंग? इसमें जो है हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, जैविक खाद की तरह, और इसकी दोबारा गुड़ाई करनी पड़ती है जैविक से। थोड़ा ये पे अगर भी यूज़ करते हैं थोड़ा ये है। और अभी क्या भाव मिल रहा है टमाटर का? अभी तो अच्छा है, तो कदम 1100-1200 रुपये क्रेड जा रहा है, वैसे ही मानो 40-42 रुपये क्रेड के हिसाब से बिक रहा है मंडी में, जो हमको प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। जैविक के इसमें गोबर की खाद लगी है और बाकी रसायन का प्रयोग कम ही किया है इसमें, नहीं तो उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था खेतों को भी। अब इसमें पहले हम रसायन का प्रयोग करते थे, उससे ज़्यादा खेतों को भी और टमाटर उसमें भी नुकसान हो रहा था। अब जो जैविक से थोड़ा बेहतर है। तो जैविक खेती मतलब जैसे आप ये टमाटर उगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं? उसके अलावा जैविक में क्या ऐसा चीज़ होती है जो फसल को ठीक रखती है और एक नेचुरल उसमें रखती है? उसमें नीम की खाद हो गई, गोबर की खाद तो होगी, जैसे नीम का छिड़काव कर दिया कीटनाशक के लिए, उससे कुछ रोकथाम होती है। अच्छा, और इसको टमाटर का कितना क्या किस टाइम पे उगता है और कितना टाइम होता है इसको? ये जुलाई अगस्त के टाइम पे लगाते हैं इसको। ठीक है। नॉर्मल 1.5 से 2 महीना लगता है इसमें फलाने में। तो जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो हाँ। आपने बोला कि 1.5 से 2 महीना लगता है, और जून जुलाई की बात करी ना जिस टाइम पे जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त में। मतलब पेड़ पौध लगना शुरू, अच्छा, लगना स्टार्ट होता है उस टाइम पे। लगभग 2 महीने मांगे तो 2-3 महीने से मतलब 2 महीने लग जाते हैं फूलों को, मतलब पेड़ को बड़ा होना, फूल लगना वगैरह ये चीज़ें होता है। ठीक है। क्या नाम है इनके? एक का गोधन है, एक का शोभन है। अच्छा, इनको दोनों को देख के एक कहानी थी ना, उसका नाम याद आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, वो हीरा मोती वाली। हीरा मोती वाली। हाँ, हाँ। तो ये नॉर्मली यहाँ पे मतलब हल अभी जैसे आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं। जी सर, हाँ। तो ये ट्रैक्टर का भी होता है, लेकिन बैलों ये तो प्राचीन काल पहले से ही जैविक खेती में हाँ। तो जैसे इससे खेत को जोतना और एक ट्रैक्टर से, दोनों में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क पड़ता है खेत पे, मिट्टी पे? सर ऐसा है, फर्क तो ऐसा है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है ही। बैलों से ये है कि क्योंकि हल जो है ज़मीन के काफ़ी गहराई तक जाता है, हालांकि उसकी लंबाई काफ़ी होती है, करीब 1.5 फीट। तो
होने को तो हैरो भी जाता है, लेकिन कह दिया यहाँ ये देखा गया है कि बैलों से मतलब बेहतरी होता है, जुताई जो है ठीक रहती है। अच्छा, मतलब और जो नॉर्मली ट्रैक्टर से जो खेत को खोदते हैं तो उसमें इतनी अच्छे से वो खुदाई नहीं होती जो हल से अगर हम करें हाँ, तो। जो भी है ज़्यादातर ही मतलब चाहे 1-2% का डिफरेंस तो है ही है बैलों में और हल में। और जैविक खेती में इसका बहुत बड़ा योगदान है बैलों का। जैविक खेती में क्या है कि हमारे बैल हैं, किसान हैं, हमारे जो है कुत्ता भी हमारे पास होना चाहिए और हमारे मुर्गियाँ भी होनी चाहिए। हाँ, ये सब जो है सारी चीज़ें इनका बहुत बड़ा। और ये मतलब फार्मरी कास्ट खेती के लिए तो ये सही कहने के लिए इनका कहना राइट से है। खेती के लिए सभी एक दूसरे अधिकतर संख्या उनकी सांफियों की बिलों में घुस के और तो मान देता है। सांफी एक ऐसी चीज़ है जो तो अभी हमारे साथ जैविक कृषि डिपार्टमेंट से दस्तूगी जी हैं और ये कोटाबाग से ही हैं और इनसे हम आज जैविक कृषि के बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे जैविक के बारे में कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं। जी नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है जी। तो आप हमें कृषि जो जैविक कृषि है उसके बारे में बताइए। सर ये कोटाबाग है, नैनीताल जिले का कोटाबाग ब्लॉक है। हाँ। ये कोटाबाग ब्लॉक में हमारे यहाँ जो जैविक कृषि कार्यक्रम चल रहा है आजकल, बहुत समय से हम लोग किसानों के साथ जैविक खेती पर किसानों को ट्रेनिंग वगैरह दिए। उसके बाद से किसानों का जैविक में रजिस्ट्रेशन कराया कृषि विभाग के माध्यम से। जैविक में प्रमाणीकरण में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें विगत 2007 से किसान जुड़े हुए हैं। उसके बाद से समय से 2009 में भी फिर जैविक खेती का कुछ किसानों का प्रमाणीकरण हुआ। आज की डेट में हमारे पे जो 1500 किसान हैं वो जैविक खेती में प्रमाणीकरण की स्टेज में हैं। और यहाँ से जो हमारे कोटाबाग विकासखंड है, इसमें रबी में हम लोग यहाँ पर जैविक जो उत्पाद होता है गेहूँ, चना, मसूर, जौ और प्याज और धनिया। और जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल में हम लोग अभी बासमती धान और सोयाबीन, काला भट्ट, गहत और उसके बाद से अभी जो यहाँ पर चलता है मेथी। यहाँ पर मसाले की खेती भी होती है। मसाले में हमारे पे अदरक बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, और लहसुन है, मेथी है, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। दलहनी फसल भी होती है, अनाज भी होता है। तो इसमें हम लोगों ने सारे किसानों का भी जोड़ के कोटाबाग में एक
500 किसानों का एक एफपीओ बना दिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 500 किसानों का जो हमारे प्रमाणीकरण में किसान जुड़ गए हैं उनका हमने एक एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत यहाँ पर उन किसानों के जो उत्पाद है वो एफपीओ के द्वारा खरीद करके आगे मार्केटिंग की जाएगी उसको। उसके बाद से हमारा अभी इस बीच में हमारा कोटाबाग जो बेल्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बगीचे में आंवला बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आंवले के सबसे ज़्यादा पेड़ है, कटहल यहाँ पर है। तो अभी हमारा आंवले पर इस बार आंवले पर फोकस है। अभी हमारा 50 कुंटल आंवले में काम चल रहा है, जिसमें हम लोग किसानों से, महिला स्वयं सहायता समूह जो हमारे मेंबर हैं एफपीओ के, उनसे हम लोग आंवला कैंडी, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा और आंवले का एक जो मिठाई उसका हमने नाम दिया है आंवला कोट हलवा। ये जो कैंडी होती है, आंवला कैंडी, वो कह सकते जी आंवला, इसमें आंवले के हम लोग 5 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे अभी एफपीओ के माध्यम से। उसके बाद से हमारे पास जो डिमांड है वो दिल्ली से है, गुड़गांव से है। अभी हमारे पास आज हमारे एफपीओ से मिलने के लिए दिल्ली और गुड़गांव से जो बायर है, खरीदार है, वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जैसे आपने जैविक खेती के बारे में हमको बताया और जो भी इसमें प्रोडक्शन होती है, तो जो आपकी जो सप्लाई वगैरह है वो किस किस जगह पे होती है और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किस चीज़ की होती है जैविक खेती में? यहाँ पर रबी और खरीफ और उसमें जायद में, उसमें समय समय पर जो उत्पादन होता है, जैसे दलहनी फसल सबसे ज़्यादा होती है, मसाले, अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी, ये यहाँ पर है। और बाकी बासमती धान यहाँ का कोटाबाग का बहुत ज़्यादा फेमस है। उस पर उसी हिसाब से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग हम विगत साल से पहले कर रहे थे। हम लोग राजस्थान, पतंजलि को भी हम लोगों ने सामान दिया और अभी हम लोग एफपीओ के माध्यम से हमने जो नया आंवले पर कर रहे हैं और बाकी इसके बाद से सोयाबीन पर हम लोगों का है, यहाँ पर से बिक्री होगी जैविक किसानों की, उसमें किया जाएगा। ओके, तो जैसे एक नॉर्मल जो हमारी एग्रीकल्चर था, जो नॉर्मल हम अभी तक चला आता था, और फिर जब एग्रीकल्चर में जो ऑर्गेनिक के बारे में आपने बताया, हालांकि वो हमारे प्राचीन टाइम से जो ऑर्गेनिक खेती होती थी वो होती थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ जी जैसे डेवलपमेंट हुआ, नई चीज़ें आई, तकनीक की चीज़ें, नई चीज़ें, जैसे पहले जो खेती होती थी वो हल के थ्रू होती थी और उसके बाद ट्रैक्टर आया। तो ऐसे हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें जानी हम अभी थोड़ी देर पहले कि जो हम हल से खेत जोतते हैं और जो ट्रैक्टर से जोतते हैं उससे क्या डिफरेंस आता है। तो अभी आपके हिसाब से जो नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन जो होती थी, एग्रीकल्चर होता था, और जो ऑर्गेनिक के थ्रू कितना डिफरेंस आया, लोगों ने कितना उसको दोबारा से फॉलो किया आपके हिसाब से? जी, अभी क्या है ना, यहाँ कोटाबाग जो किसान है, यहाँ पर जो किसानों की खेती है वो ज़्यादा बड़े किसान नहीं है। 5 बीघे से लेके 20 बीघे तक का किसान है, 2 बीघे से लेके 15-20 बीघे तक का किसान है। तो अधिकांशतः किसानों के पास अभी भी वही अपने पुरानी परंपरा के बैलों के द्वारा जुताई होती है। और जो बड़े किसान हैं उसके यहाँ पर ट्रैक्टर भी चलता है, उनका हैरो, कल्टीवेटर, उससे भी जुताई होती है उस विषय में। और बाकी किसान की जो खेती है अलग अलग ढंग से बिकती है, तो अलग अलग बिक्री दर से दिक्कत यहाँ पर आती है कि एक किसान के खेत से दूसरे किसान के खेत को जाने के रास्ते नहीं बने हैं ट्रैक्टरों के लिए, तो वो लोग अपने बैलों के लिए ही जुताई बैलों के द्वारा ही करते हैं अधिकांशतः। उसके बाद से जैविक जो यहाँ पर आपने पूछा कि जैविक खेती करके और अजैविक खेती करके बीच में किसानों को क्या फ़ायदा मिला, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो हमारा क्या है कि जो किसान पहले रासायनिक खेती करते थे, तो उसमें अभी आप यहाँ पर कोटाबाग देखेंगे, कोटाबाग में आपको हरा भरा बिल्कुल स्वच्छ वातावरण मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फ़ायदा मिला कि हमारे कोटाबाग में मैंने विगत 5-6 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती थी, जो बीच में 10 साल पहले गायब हो गई थी। जब बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग होता था, बहुत छोटी होती, मधुमक्खी से छोटी वैरायटी होती है और झाड़ियों में ही अपना झुंड बनाती है, तो उसको वो ख़त्म होने की कगार पर थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और लेकिन आज की डेट में ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा वो मधुमक्खी वापस आ गई है। इसमें गौरैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी पहले 8 साल पहले। तो ये प्रजाति का नाम, ये चिड़िया, पक्षी। मैं आपको जैविक खेती का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ। तो गौरैया भी वापस आ गई है कोटाबाग में। कहने का मतलब है कि केमिकल ख़त्म हुआ, केमिकल लोगों ने रोका,
रासायनिक दवाइयाँ किसानों ने रोकी, तो वापस मधुमक्खी कोटा बाग में वापस आई, गौरैया पक्षी, बहुत ज़्यादा पक्षी कोटा बाग में है इस समय, पक्षी कोटा बाग में वापस आने लग गए। तो इस तरीके से बाकी रिजल्ट आया, बाकी स्वस्थ तो इंसान है ही, आपका ज़मीन स्वस्थ हो रही है और जैविक खेती करने से, ठीक है, पशु स्वस्थ हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत जो फायदे मिले किसान को, जो देखे नहीं जाते हैं, अनदेखे में भी महसूस किए जाने वाले फायदे ऐसे बहुत मिले। तो कुल मिला के ये है कि किसानों को जैविक खेती करने से अच्छा फायदा भी हुआ और हमारा जो वातावरण है उसको भी फायदा हुआ। तो इसके अलावा भी और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे ऑर्गेनिक के बारे में? जैसे नॉर्मली जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक में जो यूज़ किया जाता है, अच्छा उसके बारे में? उसमें क्या है कि जो हम किसानों को बताते हैं कि जैविक खेती हम लोग कैसे करें, किसानों को बताया जाता है, उनकी समय समय पर ट्रेनिंग की जाती है, कृषि विभाग के माध्यम से होती है। बाकी अन्य माध्यम भी हैं जैविक किसानों को जोड़ने के लिए, बहुत से NGO कोटा बाग में काम, एक दो NGO भी कोटा बाग में काम करती है, जैविक पे भी काम करती है। तो उनको वही जो उनके गोबर की खाद बनाने के जो तरीके हैं, जैविक दवाइयाँ बनाने के तरीके हैं, वो हम लोग किसानों को बताते हैं कि किस तरीके से गोबर की खाद, जो कच्चा गोबर है उसको खाद के रूप में बदलना है। 2 महीने 3 महीने में खाद बिल्कुल जो कच्चा गोबर है वो खाद के रूप में तैयार हो जाती है। इस तरीके से किसानों को कुछ जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को खाद बनाने के पक्के स्ट्रक्चर ईंटों वाले, उसमें अनुदान सब्सिडी उसमें कृषि विभाग यहाँ उत्तराखंड सरकार दे रही है। तो उसमें 50% अनुदान किसानों को जैविक खाद के स्ट्रक्चर बनाने के लिए 50% सब्सिडी तक उत्तराखंड सरकार हमारी इस समय दे दी है, जो यहाँ पर कोटा में किसान बना रहे हैं, अपनी जैविक खादें बना रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं, खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से किसानों को फायदा हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इन्फॉर्मेशन जान के, और मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें नई थी और शायद आप लोग के लिए भी काफ़ी चीज़ें नई होंगी और कुछ चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आगे और बढ़े और लोग इसके बारे में और जानें, और काफ़ी अच्छा लगा आपको जान के। धन्यवाद। तो अभी हम वापस जा रहे हैं कोटा बाग से, और अभी हम हनुमान धाम एक मंदिर है जो कि हल्द्वानी से जाते वक्त रास्ते में ही पड़ेगा, तो हम वहाँ पे रुक के जाएंगे। लेकिन अभी जो भी हमने ऑर्गेनिक के बारे में आपको बताया, समझाया, और जो भी अभी आपने इंटरव्यू में सुना, तो उम्मीद करते काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और हमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और इसके बारे में अगर आप कुछ और आप बताना चाहोगे ऑर्गेनिक के बारे में? ऑर्गेनिक अगर कुछ ऐसा रह गया हो कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, बता देते हैं। जैविक शब्द के बारे में बता देते हैं, बोलो। जैविक जो है, जैविक का मतलब है कि जीवित जीवाश्म, जो हमारे मृदा में, जो हमारे मिट्टी में जीवित जीवाश्म है, यानी हमारे जो मित्र कीट हैं, जो हमारे जीवन में जो भी फसल हम बोते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी उसका पालन पोषण करते हैं, जो मृदा से उसको ऊपर उठाते हैं, वो जीवित जीवाश्म होते हैं। जैविक खेती में जीवित जीवाश्म ही ऐसे जीवाश्म हैं जो फसल को बोने से लेके फसल के काटने तक अपनी भूमिका को जो है पूरी सक्रियता की तरह से निभाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा अब आज की तारीख में, पहले जो परंपरागत था, जो सारे बीज क्या है कि घरेलू थे, देसी बीज थे, जो घर पे ही जो है बीजों का संरक्षण किया जाता था और उन्हीं को जो है खेतों में बोया जाता था। और जो जैविक का जो मेन मकसद है वो है कि जो हमारे पूर्वजों से खेती चली आई है, उसमें हमारे क्या है कि जो लोकल की जो हमारी खाद होती थी, जैसे केंचुए की खाद होगी, जो हमारी ज़मीन में केंचुए होते थे उनकी खाद होगी, और जो अपनी तरह से खाद बनाई जाती थी, जो हमारे पेड़ों से गिरने वाले पत्ते होते थे उनसे जो खाद बनाई जाती थी, वह सब जो है जैविक के अंतर्गत आता था। अभी बीच में क्या हो गई, तो हरित क्रांति एक भारत सरकार का चला, और ये मैं बात बता रहा हूँ 1960-70 की। उस दशक में क्या था कि हमारे भारत में थोड़ा प्रोडक्शन कम हो गया था। कम भी क्या हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सब ये जो हमारे नेताओं का है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी, उन्होंने अपने
खाने पीने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में विदेश से जो है वह दवाइयाँ मंगाई कि जो है यहाँ पे उस दवाइयाँ को हम यूज़ करेंगे और जो है सारा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने दवाइयाँ डाली, विदेश से मंगाया, सारा बीज भी मंगाया और दवाइयाँ भी मंगाई, यहाँ पे यूज की गई वो, तो यहाँ पे हरित क्रांति तो हो गई, लेकिन अब उसके परिणाम जो है 20 साल के बाद दिखने लग गए। वो कहाँ परिणाम उसके आए? हमारे जीवन में आए, हमारे खेतों में आए, हमारे जीवन शैली में जो है हमारे नई नई बीमारियां देखने को मिली, सब कुछ नया हुआ। तो ये सब क्या है कि वो खान पान से ही हुआ। वो जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाइयाँ डाली गई, सब उसी का ये दुष्परिणाम हुआ, जो आज हमें इस मुकाम पे ले गया है कि वो हमें बहुत सारी चीज़ें उसका भुगताना, हर्जाना देना पड़ रहा है। लेकिन अब जब विशेषज्ञों ने और हमारी भारत सरकार ने और सबसे जो हमारी उपलब्धि है, हमारे जब से नए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए, ये जो है जैविक खेती के बारे में काफ़ी जो है जानते हैं और पूरा देश को इन्होंने एक जैविक खेती के बारे में दोबारा से बताया कि हम इस परंपरा से चलते हैं और जो है उससे किसान की आय भी दुगनी होगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तब हम जब सारे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा मेन तरीका है और जैविक खेती ही एक हमारी ऐसी आजीविका है जो हमारे छोटे छोटे किसान, बड़े बड़े किसानों को उनकी आय को दुगनी कर सकती है और हम सबका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो फिर हम और विस्तार से इसके बारे में बता दिया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल मेरे लिए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली ये जर्नी थी और ऑर्गेनिक के बारे में मैंने कुछ सुना था, जैसे कि आपने पहले बताया मुझे, और आज इस वीडियो बनाने के माध्यम से मुझे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई और जो कि हर किसी को समझनी चाहिए। और एक चीज़ इसमें बताओ, जैसे नॉर्मली जो बीज जो तो मार्केट में मिलता है उसका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया था कि पहले जो होता था कि हम प्रोडक्शन हो रही है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है, उससे जो भी बीज बच रहा है उसको हम सुखा लेते थे और उसको बाकी दोबारा से यूज़ कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसा क्यों हम उसको यूज़ नहीं कर सकते? ऐसा वो क्या उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते उस बीज को? बिल्कुल सर, देखिए ऐसा ना उसको बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम वही है, क्यों ये सब कुछ वही है, लेकिन क्या है कि आदमी हमने जो अपने फास्ट चलने के चक्कर में वह चीज़ों को जो है हमने पीछे छोड़ दिया। हम मार्केट में जो टेक्निकल जानकारी आती हैं, बहुत कुछ आता है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। वो टेक्निकल जानकारी ज़्यादा होने के कारण आज जो है हम उन बीजों को जो है दोबारा से खेतों में बो नहीं रहे हैं। लेकिन अब जब ये अभी जो है मार्केट चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, सारी चीज़ें पुरानी परंपरा के आने लगी हैं, तो दोबारा से उन बीजों को घर का बीज बना के घर के खेत में ही वो डाला जाता है और ये अभी चलता है। मतलब ये ट्रेंड दोबारा से आ चुका है। और अभी हम ये जो रासायनिक खादों का और रासायनिक बीजों का और रासायनिक दवाइयों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वह इससे जो है काफ़ी ग्रसित हो जाएगी अगर हम ये नहीं करेंगे। लेकिन सो दैट हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा और आगे भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये जर्नी थी और शायद आप लोग को भी काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी या जानने के लिए मिली होंगी। तो अभी आगे हम हनुमान धाम की तरफ चल रहे हैं, तो चलिए वहीं मिलते हैं।
चलते हैं हम हनुमान धाम, आपको दर्शन कराते हैं हनुमान धाम के।
की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसे अभी लास्ट में आपने हनुमान मंदिर देखा और अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी पूरी तरह से वो बना नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें बची हैं, तो इसलिए हमने पूरा अभी उसको आपको दिखाया नहीं। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम उसको अंदर नहीं ले गए। अगर आगे कभी फिर से हमारा हनुमान आना होगा तो हम फिर से इसके ऊपर एक बार वीडियो बनाएंगे। और जो भी हमने आज जैविक खेती के बारे में बात करी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी। जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।